बच्चों जो आज डेट है वो पहले बता देते हैं। पहले आज तारीख कितनी है? 12/6/2021। ले 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 आदित्य। ओके, स्क्रीनशॉट ली। देखो अब कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। ठीक है, हाँ, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। मान लो बच्चों, हम किसी मीडियम में जब चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, एक Q1 है और एक Q2 है ना? तो बेसिकली इसके सराउंडिंग में चार्जेज होते हैं जो पोलराइज हो जाते हैं, है ना? अगर मैं बात करूं, ये चार्ज हमारा +Q है, ठीक है? तो जिसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से चार्ज आ जाता है यहाँ पे ऐसे ऐसे। और इधर जो चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज, वो ज्यादा आ जाता है एज कंपेयर टू इधर। इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाता है, क्यों? क्योंकि इधर दोनों का अट्रैक्शन होता है, इसका भी और इसका भी। तो इधर ऐसे चार्ज आ जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन। जिस मीडियम में रखोगे आप, उसके मॉलिक्यूल होंगे तो जहां पे आप चार्ज रखोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। अभी इतना ही बताऊंगा, धीरे धीरे करके जब पोलराइजेशन का टॉपिक बताऊंगा तो आप अपने आप समझ जाओगे, है ना? अभी केवल मीडियम में जब रखते हैं तो फोर्स डिक्रीज होता है, इंक्रीज और होता है तो क्यों होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो सकता है। अगर मैं बोलूँ Q1 पे मैंने फोर्स कैलकुलेट करना है Q2 की वजह से, तो इफ ओनली फोर्स ड्यू टू Q2, वो तो ये आएगा, दैट इज F on 1 due to 2, that is K Q1 Q2 upon R square, ये आएगा ओनली की बात करें। बट आपको पता है इन सराउंडिंग के चार्जेस की वजह से ये भी अट्रैक्ट करेंगे और ये भी अट्रैक्ट करेंगे, और इधर ज्यादा चार्जेस है तो इधर वो फोर्स लगाएंगे, नेट अट्रैक्टिव फोर्स। इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो क्या ये F12 के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेंगे? हाँ, क्योंकि अब जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस F इंड्यूस। आगे ना, इंड्यूस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो माइनस हो जाएगा, तभी तो नेट फोर्स आएगा। मतलब किसी भी मीडियम में, कहने का मतलब ये है, अगर चार्ज हम रखेंगे तो उस पे जो फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उस पे जो फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो वो हो क्या जाता है आखिर में, ये तो पता लग गया, डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों मान लो, फिर से बता रहा हूं, Q1 और Q2 को आप किसी मीडियम में रखोगे तो किस फैक्टर से डिक्रीज होता है वो बता रहा हूं। फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इन ए मीडियम is basically 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। समझ में आया? Q1 Q2 upon R square। और इस मीडियम का एक रिलेटिव परमिटिविटी होता है। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे जैसे ध्यान से देखना, जैसे एयर का होता है एप्सिलॉन नॉट, तो इस मीडियम का होता है एप्सिलॉन। ये तो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीडियम में आते ही दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों एक आता है एप्सिलॉन R, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम।
और यहाँ पे अगर ज्यादा बड़ा लिखना हो तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लिख देना। ये होता है एप्सिलॉन आर, होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों जो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो जो फोर्स होगी, ध्यान से देखना, पहली बात इसकी वैल्यू जनरली ग्रेटर देन 1 होती है। जनरली याद रखना है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जनरली ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, ये क्या था, एप्सिलॉन, हाँ। परमिटिव मतलब बेटा, परमिटिविटी की बात बताता हूँ। परमिटिविटी की मतलब मैं बात बताऊं तो बेसिकली टू परमिट द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जैसे चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिकल लाइंस होती है, तो उनका, उन लाइंस का जो इफेक्ट है उनको पास करना किसी भी मीडियम से, उसको परमिट करना, कितने एक्सटेंट तक परमिट करता है, समझ में? जितना एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा उतना ही कम परमिट करता है। ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रिकल इफेक्ट उस मीडियम में किसी भी चार्ज का कम हो जाता है। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ ए चार्ज इन ए मीडियम इज डिसाइडेड बाय द फैक्टर परमिटिविटी। जितना ये 1 से ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चार्ज का कम हो जाता है उस मीडियम में। बेटा माइक ऑफ कर लो। तो आपका अब जो नेट फोर्स आ जाएगा फाइनली, फोर्स इन ए मीडियम, वो आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी भी मीडियम में जाने के बाद इस फॉर्मूले से बताना है, वहां से तो मैंने लॉजिकली बता दिया। किसी भी मीडियम में जाने के बाद फोर्स डिक्रीज किस फैक्टर से हुआ है, किस फैक्टर से हुआ है, जल्दी बताओ। क्या एप्सिलॉन आर से? अरे अगर यही चार्जेस Q1 Q2 आर दूरी पे रखे होते वैक्यूम में, तो आप लिखते एफ नॉट इक्वल टू, वैक्यूम में रखें तो आप लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लिखते ना। अब बताओ, मैं लिख सकता हूं Fm इक्वल टू, क्या दिस इज एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर। तो आप बोल दोगे कि relative permittivity is the factor by which the force between two charged particles reduced in a medium, force between two charged particles in a medium reduced। ठीक है, तो ये फैक्टर होता है जिससे फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल किसी भी मीडियम में जाकर रिड्यूस हो जाती है। तो जो रिड्यूस्ड वैल्यू आती है वो ये आती है। तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया यहाँ से, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। ठीक है, एक यहाँ से ये फॉर्मूला आपको पहले ही पता है, ये दे दिया आपको, समझ में आया? अरे आया नहीं आया बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट? पहले तो ये मैंने तुम्हें कॉन्सेप्चुअली बताया क्या झंझट होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये तरीके से अप्रोच किया। मैं बोला कि दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में फोर्स किसी भी वैक्यूम में रखोगे तो ये फोर्स आएगा, और मीडियम में रखोगे तो ये आएगा। ये उस मीडियम की परमिटिविटी याद रखना, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, और ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है ना, कर लोगे ना? तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज 81, then by what factor the force will be reduced? If the two charged particles are separated by distance this and charge magnitude is this, then find the value of force between these two charged particles in a medium। तो जब आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे देगा तो फिर आप अपने आप कर लोगे, एफ नोट आपको दे देगा तो आप अपने आप कर लोगे ना बच्चों? हाँ, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एक्सप्लेन करो। देखो मैं बताता हूं बच्चों, एक आपने फैक्टर देखा हो
अगर आप थोड़ा फाउंडेशन का पढ़ के आए हो तो, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी नाम सुना है? जब फ्लूइड पढ़ोगे तो वहां पे आएगा भी ये वर्ड। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ए मीडियम या डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड या वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये रिलेटिव डेंसिटी आता है। ऐसे ही जो ये रिलेटिव डेंसिटी है, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी है, ये किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को किसके साथ रेशियो निकालती है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? ठीक है, हाँ। तो ये चीजें दिमाग में रख लेनी है। ठीक है ना? यस। अब उसके बाद में आगे नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, वो चलेगा, सभी ने लिखना है, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू तो बच्चों जब चार्जेस का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फोर्स क्या लगेगी? तो बेसिकली मान लो, मैं भी बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद में चलूंगा और थोड़ा ही एक्सप्लेन करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन इसी चीज पे जो डिपेंड करेंगे वो हम जाके पढ़ेंगे किसमें, उसमें अपना नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और कुछ एक यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ध्यान से देखना सभी बच्चों। अगर चार्ज कोई बॉडी है जिस लाइन लाइन की फॉर्म में, मतलब स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल बारीक वायर है, उस पे जब चार्ज आप दोगे, है ना, तो किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा? लेंथ के अलोंग। अरे लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा ना चार्ज। क्यू चार्ज दिया तो लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो इसकी जब चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो क्या निकालोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। वहां पे जैसे मास की निकालते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्बडा से लिखते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, हाँ। सिमिलरली अगर चार्ज किसी बॉडी पे दिया आपने, किसी प्लेट पे, इस पे प्लेट पे, और वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा। और सिग्मा को कैसे लिखते हैं? क्यू बाय सरफेस एरिया। मान लो इसका एरिया है ए, तो आप लिखोगे क्यू बाय ए। समझ में आया? क्यू बाय ए। और ये लिखा लैम्बडा बाय, लैम्बडा इज टू क्यू बाय एल, है ना? हाँ। तो बच्चों इसमें जो यूनिट होती है चार्ज की, वो चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होती है, होती है कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज डेंसिटी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे सिग्मा, ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। है ना? ये क्या है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये भी क्या होती है, इसकी यूनिट तो बता दी मैंने। ये भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया ना?
हाँ, अच्छी बात है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब तीसरी बात जो आई है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर आप कोई क्यूब दे दिया आपको और उस पर आप चार्ज दे दो, याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है 3 डायमेंशन बॉडी होगी तो उसकी थ्रू आउट द बॉडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस सरफेस पे भी हो सकता है। तो आपने अंदर तक इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। हाँ, इसकी वॉल्यूम है V, आपने इसको चार्ज दिया Q, तो इसकी डेंसिटी आएगी, वो आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q बाई V। इसकी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब। समझ में आया? हाँ, इसकी यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर क्यूब। अब बच्चों ये चीजें थोड़ी बेसिक बेसिक थी जो मैंने आपको बता दी, पहले भी करवा रखी, जैसे मास डेंसिटी होती थी आपने देखा था, वैसे ही चार्ज डेंसिटी, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा। अब रोटेशन में आओगे उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे, तब भी आप फिर से पढ़ोगे। तीसरी बात बता देता हूं, अगर स्मॉल एलिमेंट ले लूं मैं इसका, कोई स्मॉल एलिमेंट ले लूं, मान लो मैं इसका कोई, ठीक है ना, छोटा डब्बा इसके अंदर, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी dV, और इस पे जो चार्ज होगा वो होगा dQ। तो जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी रो इज इक्वल टू dQ बाई dV। समझ में आया? रो इज इक्वल टू dQ बाई dV। अब यहां पे देखना, मान लो इसकी लेंथ है dl और इस पे चार्ज दिया आपने dq, छोटा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं हम पॉइंट, इसकी लेंथ अगर dl है और इस पर चार्ज दिया dq, तो ये आ जाएगा dq बाई dl। ये भी तो चार्ज डेंसिटी होगी, है ना? हाँ, फिर आपने इसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया, डी एरिया, और इस पे चार्ज कितना होगा dq, तो ये आ जाएगी dq बाय dA। पहली बात और दूसरी बात मैं आपको एक साथ बता देता हूं, ध्यान से देखना। समझ में आया? आया नहीं आया? है ना? आया ना? तो एक बार बात ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना क्लियरली, कि डी क्यू बाय एल इज टू डी क्यू बाई डी एल तभी होगा, ये दोनों बराबर तभी होंगे, ये दोनों बराबर, ये और ये बराबर बेटा तभी होंगे जब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है ना? क्या होगी? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना? यूनिफॉर्म का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैंने, चाहे इस दुनिया में कोई चीज आए, मैंने 60 की स्पीड फिक्स रखनी है, चाहे ट्रक आए तो ट्रक के पार निकल जाऊंगा, घर आए तो दीवार तोड़ के निकल जाऊंगा, पर स्पीड 60 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना? और मैं चला नासिक से लेकर दिल्ली तक, तो मैंने अपनी टोटल डिस्टेंस देखी और टोटल क्या देखी, टाइम देखा, डिवाइड किया, मैंने देखा कि मेरी स्पीड थी 60। फिर मैंने देखा चल मैं नागपुर से लेके भोपाल के बीच की देखता हूं मेरी कितनी आएगी, स्मॉल एलिमेंट, बीच में स्मॉल एलिमेंट ले लिया ना, नागपुर से भोपाल, तो मैं देखता हूं कि उसके बीच में मेरी क्या आएगी। अगर मैं यूनिफॉर्म से चल रहा हूं तो उसके बीच में भी मेरी 60 ही आएगी। अरे सिंपल सी बात है। और किसी भी इंस्टेंट पे चेक करूंगा मेरे स्पीडोमीटर में तो भी 60 होगी या नहीं होगी? अरे होगी ना। तो अगर यूनिफॉर्म होती है स्पीड तो टोटल, तो इंस्टेंटेनियस मैं बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होती है। ऐसे ही अगर यूनिफॉर्म होगी चार्ज डेंसिटी, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर की लेंथ देखोगे वायर की, देखोगे 5 कूलम चार्ज रखा हुआ है, अगले 1 मीटर पे भी 5 कूलम ही मिले, उस टाइम पे एवरेज और स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज डेंसिटी सेम हो जाती है। सिमिलरली यहां पे होगा, ये भी तभी पॉसिबल होगा जब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है ना? जरूरी नहीं है ये हमेशा इक्वल रहे, जब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी तभी पॉसिबल हो पाएगा।
अदरवाइज हो भी सकता है कहीं पे और कहीं पे नहीं भी होएगा, पर हमेशा तभी होगा जब आपका ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना? हाँ, तो आप लिख सकते हो वैसे Q by L is equals to dQ by dL और Q by A is equals to dQ by dA और Q by V is equals to dQ by dV। याद रखना बच्चों, ये तभी इक्वल होंगे when there is uniform charge distribution, when there is, if and only if uniform charge distribution हो। समझ में आया? इफ एंड ओनली इफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है? हाँ, ये चीज सभी को दिमाग में रखनी है, अच्छे से करनी है, घबराना नहीं है किसी ने। समझ में आया ना? अब आते हैं इन स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स। इन स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना। तो बच्चों मान लो एक रोड है, इसके स्मॉल एलिमेंट है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे ऐसे, इसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करनी है आपने किसी भी एक पॉइंट पे। अभी तो नॉर्मली बता रहा हूं, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करनी है इस स्मॉल डी क्यू की वजह से, तो डी क्यू चार्ज होगा यहाँ पे और डी एल ए लेंथ होगी इसकी। टोटल चार्ज इस पे क्यू था और टोटल लेंथ इसकी एल थी। यहां से इस दूरी पे पॉइंट बी पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट, इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। इसकी वजह से फोर्स किधर आएगी? इधर आएगी। वो क्या आएगी? एफ डी एफ, डी क्यू की वजह से डी एफ ही आएगी। के डी क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन ये मान लो आर आई डिस्टेंस है, तो आप लिखोगे के डी क्यू अपॉन क्यू नोट इंटू आर आई का स्क्वायर। समझ में आया? अरे आया ना? अब इन सभी एलिमेंट से कैलकुलेट करनी है। ऐसे स्मॉल एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, पूरी रोड से करेंगे ना। पहले तो फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट करेंगे। जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फर्स्ट वी विल टेक स्मॉल एलिमेंट, फर्स्ट वी विल टेक स्मॉल एलिमेंट। याद रखना, उसके बाद में हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, या मैं बोलूं डी एक्स, कुछ भी लिख देना। टोटल चार्ज इस पे क्यू है, इसकी लेंथ है एल। आपसे बोले कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करो ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इसको स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करोगे, है ना? डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट, फिर कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करोगे, तो वो आ जाएगी ये। ये मान लो आर आई डिस्टेंस है यहां से यहां तक की। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या स्मॉल एलिमेंट चेंज करने पे आर चेंज होगा? इस पॉइंट से स्मॉल एलिमेंट चेंज करने पे क्या आर चेंज होगा? होगा या नहीं होगा? ठीक है ना? स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी? डी एफ आई, वो आएगा के क्यू वन। क्यू वन की वैल्यू क्या आएगी? ये डीएल लेंथ है, तो इस पे चार्ज होगा डी क्यू, तो आप बोलोगे के डी क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर आई का स्क्वायर। समझ में आया? अपॉन आर आई का स्क्वायर। समझ में आया ना? हाँ। दूसरी बात,
दूसरी बात ध्यान से देखना, सभी अच्छे से समझना, आर आई का स्क्वायर। अब मैं आपसे बोलूं अब इस पूरे की वजह से कैलकुलेट करो, तो क्या, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, क्या बच्चों पूरे की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि आर वेरिएबल है ना। तो जब बच्चों साउंड आ रहा है, कैन यू हियर मी? ओके, तो बच्चों आ रही आवाज, सभी को आ रही है, जिनको नहीं आ रही वो दोबारा से एक बार ज्वाइन करे हटके, सिर्फ 2 बच्चों का मैसेज आए जिनको नहीं आ रही। सुनो देखो, तो आप इस डीक्यू एलिमेंट की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर लिया ना, हाँ अच्छी बात है, कर लिया। ऐसे ही आपसे कभी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पूछ लेगा, इस पे चार्ज गिवन है टोटल क्यू, इस सरफेस पे चार्ज गिवन है टोटल कितना क्यू, इसका एरिया कितना है ए। तो यहां पे जो छोटा एलिमेंट लिया है हमने, डी ए, एरिया एलिमेंट लिया है ना डी ए, और इस पे चार्ज कितना है डी क्यू। इससे आर दूरी पे कोई एक स्मॉल चार्ज है क्यू नॉट, उस पर फोर्स कैलकुलेट करनी, तो आप बोलोगे एफ इज टू एफ ड्यू टू डी क्यू इज बेसिकली के क्यू वन की वैल्यू क्या है डी क्यू, क्यू टू की वैल्यू क्या है क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया ना? तो फोर्स डी टू डी क्यू इज बेसिकली डी एफ, और वो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे आप, कर लोगे ना। अब तीसरी बात, फोर्स ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट, आप डब्बा ले लोगे एक बॉक्स ऐसे, डब्बा ले लोगे ऐसे, मान लो इस पे इसकी वॉल्यूम है टोटल वी और चार्ज है इस पे क्यू, इसकी वॉल्यूम है टोटल वी और इस पे चार्ज दिया हमने क्यू। हमने छोटा डब्बा लिया इसमें स्मॉल एलिमेंट, ये डीवी, और इस पे चार्ज कितना है डी क्यू। यहां से आर दूरी पे हमने फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, यहां से आर दूरी पे हमने फोर्स कैलकुलेट करना है ना। वो क्या आएगा, एक क्यू नोट चार्ज रखा है उसके ऊपर, तो वो क्या आएगा, वो आएगा डी एफ इज टू के डी क्यू क्यू वन क्यू टू मतलब क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ये आर दूरी है। अब बच्चों दूसरी बात बताता हूं कि हमें यह भी पता है, जब आप कुछ स्मॉल एलिमेंट लिया है तो आप लिखोगे अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लिखो इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, देन आप पुट कर दोगे, ध्यान से देखना, रो इज टू क्यू बाय वी एंड डी क्यू इज टू डी वी। तो यहां पे देखोगे तो डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, रो डी वी, अरे यही आएगी ना, है ना। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा के रो डीवी इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। हो गया, यहां पे के और रो कांस्टेंट है और क्यू नोट भी कांस्टेंट है, डीवी अपॉन आर स्क्वायर वेरिएबल है। समझ में आया? तो ऐसे कर सकते हो आप फोर्स कैलकुलेट। उसके बाद में आता है इससे ऊपर वाला सरफेस एरिया वाला, तो यहां पे आएगी सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए, तो ये आ जाएगी डी क्यू बाय डी ए। समझ में आया? तो डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा डी ए, तो ये इसमें भी पुट कर सकते हो आप, करोगे तो फोर्स आपका क्या आ जाएगा, डी एफ इजकस टू के क्यू नोट सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया?
आया क्या बच्चों? है ना? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे दूसरा फोर्स देखो, यहां पे मॉडिफाई कर देंगे। डीएफ की वैल्यू यहां पे क्या पुट करोगे? लैम्डा इज टू क्यू बाय एल और डी क्यू बाय डीएल। तो डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा डीएल। तो के लैम्डा डीएल क्यू नोट बाहर ले आते हैं अपॉन आर स्क्वायर। कर लोगे या नहीं कर लोगे सोल्व? जल्दी बताओ, कर लोगे या नहीं कर लोगे? है भाई, कर लोगे ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है? समझ गए ना? तो आगे आने वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आएंगे। अब इसमें दो तरीके होते हैं। अगर हर स्मॉल एलिमेंट की वजह से सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर आ रहे हैं, डीएफ 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 डीएफ, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे। और हर स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फोर्स होगा डीएफ डीएफ वो अलग अलग डायरेक्शन होगा, डीएफ 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 डीएफ। इस केस में हम क्या करेंगे? कंपोनेंट बना के फिर इंटीग्रेट करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? while changing the small element, if the force on a charged particle, if the direction of force on a charged particle is changing, then we will first try to make the components. After that we will integrate individual components separately. And if the force due to each small element is along the same direction, then we will directly integrate without break down into its two different component. समझ में आया? समझ में आया? आप ऐसे लिखोगे, इफ द फोर्स ड्यू टू all small elements is along the same direction, then we will directly integrate df. Okay. And if the force due to each small element is along different direction, then we will first break down df into component. हाँ, एग्जांपल से मोर क्लियर होगा क्योंकि प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन मत ले। Then we will break down it into different components. After that we will integrate. After that we will integrate. I repeat again, if the force due to each small element on a continuous charge body, if the force due to each small element of a continuous charge body is changing its direction on a point charge or whatever be, हम बोल देंगे किसी भी स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर चेंज होगा किसी भी पॉइंट चार्ज पे, तो हम उसके फर्स्ट डीएफ के कंपोनेंट बनाएंगे। आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट ईच कंपोनेंट सेपरेटली। एंड द फोर्स ड्यू टू each small element of a continuous charge body, if the direction of force due to each small element of a continuous charge body is not changing on any point charge, then we will directly integrate. Okay, समझ में आया? तो आ जाओ एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे सोल्व करते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखना बच्चों। मान लो आपके पास एक रोड है, जिसका लेंथ एल है, जिसकी लेंथ क्या है? एल। जिसकी लेंथ एल है और जिसपे चार्ज क्यू है।
चार्ज क्यू, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप लिख सकते हो फोर्स ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज रोड। पहले तो आप हेडिंग डालोगे, ऐसे नहीं, पहले हेडिंग डाल, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला इलस्ट्रेशन लेंगे या पहला हम एग्जांपल लेंगे, फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रोड, यूनिफॉर्म चार्ज्ड रोड। ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों मान लो रोड है हमारे पास, ऐसे रोड है, जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ है L, और जिसपे चार्ज दिया हमने Q। समझ में आया? हाँ। और एक पॉइंट चार्ज है जो इसके वन एंड से ए दूरी पे, ये पॉइंट चार्ज है Q नोट, यहां पे रखा हुआ है, यहां से ए दूरी पे रखा हुआ है। इस पॉइंट चार्ज के ऊपर इस रोड की वजह से आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पहले तो सभी बताएंगे कि हम क्या करेंगे, पहले हम रोड को स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और फिर किसी भी एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो मैं एक कोई स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं x दूरी पे, यहां से x दूरी पे dx लेंथ का, और जिसपे चार्ज है dq, जिसपे चार्ज है dq। समझ में आया? जिसपे चार्ज है dq, इसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करूंगा, है ना? तो आ जाओ, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स कैलकुलेट करूंगा। तो बच्चों यहां पे जो फोर्स आएगी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगी जल्दी बताओ, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे, कहां पे लगेगी? इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स किधर लगेगी, जल्दी बताओ। मान लो स्मॉल एलिमेंट है यहाँ पे dq, ये यहां से x प्लस ए दूरी पे Q नोट चार्ज है, तो इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगी? क्या इधर लगेगी? वो क्या आएगी? df। df की वैल्यू क्या आएगी? लेफ्ट किधर से लगेगी भाई मोक्षदा? अरे दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा तो इधर करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इधर करेगा, तो राइट डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे इस क्यू नोट चार्ज किधर रिपेल करेगा ये बताओ, किधर जाएगा क्यू नोट चार्ज? उधर ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्यू नोट चार्ज के ऊपर फोर्स आएगी, वो डीएफ आएगी, और डीएफ की वैल्यू लिखेंगे हम के डी क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर प्लस, या मैं बोलू एक्स प्लस ए का स्क्वायर। हो गया क्लियर? हो गया ना? हाँ, अच्छी बात, अच्छी बात है भाई, क्लियर हुआ। तो दूसरा पॉइंट, क्या अगर मैं इसको स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करूं तो हर स्मॉल एलिमेंट की वजह से किधर आ रही है फोर्स? क्या इसी डायरेक्शन में आएगी या डायरेक्शन चेंज होगी? हर स्मॉल एलिमेंट की, while changing the small element, the force on charge Q naught is changing or not? While changing the small element, the direction of force on charge Q naught is changing or not? बताओ। अरे एक दो ही बताएंगे या सभी बताएंगे? देखो ट्राई करो।
अरे डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो चाहे ना हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि सभी फोर्स, सभी स्मॉल एलिमेंट dx 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 ये इधर ही फोर्स लगाएंगे। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट या कंपोनेंट बना के इंटीग्रेट? डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे या कंपोनेंट बना के इंटीग्रेट? डायरेक्टली कर दो तो dq की वैल्यू क्या आएगी, क्या dq by dx is equals to lambda q by l and that is equals to lambda, तो मैं इसको लिख दूंगा lambda dx into q नोट अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, यहां पे कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट क्या है, a कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, q नोट कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल x है ना, तो लिमिट लगाएंगे वो x की फॉर्म में लगाएंगे। तो सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, a, और सबसे दूर वाले के लिए a प्लस l, हाँ कि ना, सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, a, ये सॉरी यहां से x दूरी पे आपने मान लिया, तो सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0। अरे x यहां से दूरी है ना, तो सबसे पास वाले एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना? अरे हाँ कि ना, और दूर वाले के लिए l। अगर मैं इसको x ना मान के, ध्यान से देखना, मैं इसको x ना मानू भाई, थोड़ा इजी कर देता हूं वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और तो क्या है, और मैं बोल दूं कि यहां से चार्ज पार्टिकल की दूरी x है, dx एलिमेंट की दूरी यहां से x है, तो आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे, यहां पे x स्क्वायर लिखोगे, है ना, और यहां पे भी क्या लिखोगे, x स्क्वायर लिखोगे। समझ में आया नहीं आया, आया ना बच्चों, आया? अरे बताओ भाई, आया समझ में? मान लो यहां से x दूरी पे हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो अब मैं क्लोजेस्ट एलिमेंट चार्ज के लिए, क्लोजेस्ट चार्ज एलिमेंट के लिए x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से, मान लो कोई मैंने यहां से x दूरी पे एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट ले लिया, मेरा पहला स्टेप यही होता था कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट डिवाइड द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल एलिमेंट, देन कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। मैंने किया, तो ये जो x आएगा मेरा, ये पूरा मैं x लिख सकता हूं, यहां से यहां तक की दूरी x है, तो ये फोर्स ऐसे हो जाएगी ना, k क्यू नोट, k डी क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया, समझ में आया क्या? आया बच्चों? यस, ओके। अब डिस्टेंस बता रहा हूं, सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे आएगा x a के बराबर, है ना, तो लिमिट पुट करोगे a, लोअर लिमिट, और सबसे दूर वाले एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, क्या वो a प्लस एल होगी, हाँ, तो लिख दोगे a प्लस एल इक्वल्स टू k लैम्बडा क्यू नोट dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना? हाँ, तो df का इंटीग्रेशन f आ जाएगा, और k क्यू नोट और लैम्बडा ये बाहर आ जाएंगे बच्चों,
dx अपॉन एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, क्या माइनस का 1/x, लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, k क्यू नोट लैम्बडा 1/a माइनस 1/a प्लस l। ये आपका आ जाएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू नोट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज रोड। आया बच्चों, अरे आया क्या, इतना आया समझ में, बताओ सभी शाबाश, जिसको कोई डाउट है पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश पूछो। पूछो शाबाश, आ गया ना। तो आप लिख सकते हो whenever we are integrating a vector quantity we should take care whether by changing the small element अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे बेटा, पर ये माइनस है तो उसको आगे पीछे नहीं कर देगा, माइनस भी तो है बेटा, ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो उसको वापस आगे पीछे कर देगा, रीअरेंज कर देंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस पे लिख सकते हो आप नीचे, whenever we are integrating a vector quantity we should take care whether by changing the small element the direction of vector quantity is changing or not। मतलब फोर्स की बात हो रही है वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बोलोगे whenever we are integrating a vector quantity, लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, whenever we are integrating a vector quantity we should take care of whether by changing the small element the direction of vector quantity is changing or not, the direction of vector quantity is changing or not। The direction of vector quantity is changing or not। आगे चले क्या है भाई, बताओ भाई, अगली लाइन लिखो, if the direction of vector quantity is changing while changing the small element then we'll first make the component, after that integrate separately। सर इस एग्जाम्पल में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, यस इस एग्जाम्पल में डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो रही है, हाँ नहीं हो रही, तो डायरेक्शन चेंज वाला एग्जाम्पल करवाऊं, आजा तो फिर आजा, शाबाश, ओके, पहले लाइन लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं। I repeat, whenever you are integrating a vector quantity we should take care whether by changing the small element direction of vector quantity is changing or not। vector quantity मतलब force, direction of vector quantity is changing or not। if the direction of vector quantity is changing then first make the component and then integrate, then first make the component and then integrate। अब आ जाओ बच्चों, आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस है r, जिसपे चार्ज आपने क्यू दिया, तो जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्बडा इक्वल्स टू q बाय पाई r, है ना, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी सर डायरेक्शन चेंज हो रही हो ना, कैसे पता चले, अभी देख बता रहा हूं ना, डायरेक्शन चेंज होगी जब पता लगेगा। तो सबसे पहले बच्चों इसकी वजह से आपको यहाँ पे एक चार्ज हमने रख दिया क्यू नोट,
उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट F ऑन चार्ज Q नोट। तो बच्चों इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, है ना? यस। तो यहां पे हम अगर स्मॉल एलिमेंट लें dx, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? d थीटा। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, याद रखना। अगर ये r है, ये dx है और ये d थीटा है, तो dx की वैल्यू आएगी, तो dx की वैल्यू आएगी r d थीटा। और इस पे चार्ज कितना होगा? कंप्लीट पे चार्ज q है, इस पे चार्ज होगा dq। तो आप लिखोगे dq अपॉन dx, और dq की वैल्यू आएगी dq और dx की वैल्यू आएगी r d थीटा। समझ में आया? अब बच्चों आपको मेरे को एक बात बतानी है, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स किधर लगेगी? इधर लगेगी, df। लगेगी या नहीं लगेगी? जल्दी बताओ। अरे स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स इधर लगेगी या नहीं लगेगी? थीटा एंगल पे इधर। अब अगर तुम स्मॉल एलिमेंट चेंज कर करके इसको स्मॉल एलिमेंट में तोड़ दिया आपने, अब इसको तुम स्मॉल एलिमेंट में चेंज कर करके बेसिकली बच्चों को ऐसे फील नहीं आती, तो फिर थोड़ा आइडिया लेना हो ना किसी ने, तो ऐसे ना लेना हो तो ऐसे ले लेना। देखो कई बार बच्चों को फील नहीं आती सर ये कैसे किया आपने। मैं कहता हूं भाई तू इसको स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक डाउन कर लेगा। यस। तो कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ले ले, एक्स पे जाके डीएक्स लेते थे ना, ऐसे ही एक्स पे जाके डीएक्स, और सिमिलरली एंगुलर में वो क्या बन जाएगा? थीटा पे जाके डी थीटा। और इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेगा तो वो आएगी डीएफ। अब डीएक्स पे चार्ज होगा कितना? डीक्यू। तो डीक्यू बाई डीएक्स लिख देगा। पर तेरे को पता है ये डी थीटा है और ये आर होगा, तो ये आर डी थीटा होगा ना। तो डीएक्स की वैल्यू क्या आएगी? आर डी थीटा। तो यहां पे आएगा डीक्यू अपॉन आर डी थीटा। समझ में आया? ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स आएगा, वो आएगा के डी क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। के डी क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ अगर बच्चों में ये एलिमेंट यहां पे लेता तो क्या फोर्स ऐसे लगती, और ये एलिमेंट यहां पे लेता तो क्या फोर्स ऐसे लगती, और ये एलिमेंट यहां पे लेता तो क्या फोर्स ऐसे लगती, और ये एलिमेंट यहां पे लेता तो क्या फोर्स ऐसे लगती? बताओ। तो क्या स्मॉल एलिमेंट के चेंज करने से फोर्स चेंज हो रही है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रही है ना, बस तो फिर क्या दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, पहले इसके कंपोनेंट बनाएंगे, आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट, है ना? आ जाओ। तो बच्चों बेसिकली हमारे पास ये प्रॉब्लम कैसी है, ये ऐसी है। ये dq चार्ज है, यहां पे रखा हुआ है स्मॉल एलिमेंट dx पे, जिसकी दूरी यहां से है r, और जो फोर्स लगा रहा है df, ये यहां से थीटा एंगल पे है dq, है ना? तो ये df फोर्स लगा रहा है, और df फोर्स की वैल्यू है k q नोट dq अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों बताओ, अब इसके कंपोनेंट बनाए, आ जाओ। तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो आएगा df कोस थीटा, और ये आएगा df साइन थीटा। df साइन थीटा।
समझ में आया? एक आएगा df cos थीटा और एक आएगा df sin थीटा। आया ना? हाँ, कंपोनेंट बना दिए। अब आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए। ओरिजेंटल कंपोनेंट हो गया हमारा एफ एक्स, एफ ओरिजेंटल, वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा। और एक हो गया हमारा एफ वाई, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ df sin थीटा। है ना बच्चों? अब हम एक बात करें, एफ एक्स को कैलकुलेट करें तो df की वैल्यू क्या आएगी? पुट कर दो यहां से, के क्यू नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। आगे सोल्व करो, के क्यू नोट कॉन्स्टेंट है और आर भी कॉन्स्टेंट रहेगा ना, आर चेंज थोड़ी होगा किसी भी स्मॉल एलिमेंट के लिए, सबके लिए आर सेम है या नहीं है बच्चों? तो आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, क्या बचा? कोस थीटा डी क्यू। अब बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? डी क्यू की वैल्यू आएगी, यहां से देखो पहले तो, डी क्यू आएगी लैम्बडा डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू क्या है? आर डी थीटा। समझ में आया? आया ना? हाँ, तो डी क्यू की वैल्यू आएगी लैम्बडा डी एक्स, कोस थीटा, और डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? लैम्बडा डी एक्स, और लैम्बडा डी एक्स को लिख देंगे आर डी थीटा, तो आप लिखोगे कोस थीटा लैम्बडा आर डी थीटा। है ना? ध्यान से देखना, अच्छे से समझना सभी। या तो आप इसको इतना लंबा करो, या मैं यहीं पे ही आपको पुट करके दे दूं कि के सोल्व करने के लिए के क्यू नोट डी क्यू की वैल्यू आएगी लैम्बडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहीं पे पुट कर दोगे डी एफ की, है ना? तो इतना बड़ा नहीं जाएगा। समझ में आया? और मैं नहीं चाहता तुम बड़ा क्वेश्चन सोल्व करो, बड़ा कर करके जानबूझ के, इसको यहीं पे सोल्व करो। अब डीएफ की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू नोट लैम्बडा एंड आर, आर कांस्टेंट और आर स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट, डी थीटा कोस थीटा। अब बच्चों सभी एलिमेंट कवर करने होंगे आपको, तो आपका थीटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेगा? यहां का एलिमेंट लोगे तो थीटा, बच्चों देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देखो, आप इंटीग्रेशन तो करोगे, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? देखो ध्यान से, इतना कर लिया, आप देखोगे ये तो सभी चीजें कांस्टेंट है, इनको बाहर फेंक दो, के क्यू लैम्बडा अपॉन आर, बचेगा अंदर क्या? कोस थीटा डी थीटा। अब थीटा यहां पे कहां से कहां तक वेरी करेगा, जल्दी बताओ? थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। क्या थीटा 0 डिग्री से लेके पाई तक वेरी करेगा? अरे यहां से यहां तक वेरी करेगा ना थीटा, हर स्मॉल एलिमेंट को कवर अप करने के लिए, है ना? हाँ, तो हम लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, तो आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू के क्यू लैम्बडा बाय आर, के क्यू नोट लैम्बडा बाय आर कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा, 0 से पाई। सोल्व करोगे तो आएगा के क्यू नोट लैम्बडा बाय आर, साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, साइन पाई माइनस साइन 0। सोल्व करो, के क्यू नोट लैम्बडा बाय आर
साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? अरे साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। 0 है ना? अरे हाँ कि ना? और ये भी 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारा ओरिजेंटल कंपोनेंट आएगा पूरी रिंग की वजह से वो 0 आएगा। अब बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की। ये भी बताऊंगा कैसे आएगा, ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की। एफ वाई इज टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा। लिमिट कहां से? 0 से पाई तक। अब बच्चों डीएफ की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? के क्यू नोट लैम्बडा आर डी थीटा, ये डी क्यू की वैल्यू है, के क्यू नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई, तो के क्यू नोट लैम्बडा आर अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब आर से एक आर कट जाएगा, है ना, 0 से पाई। अरे एफ आई इज टू के क्यू नोट लैम्बडा बाय आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। सोल्व करोगे तो के क्यू नोट लैम्बडा बाय आर, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए। अब वेरिएबल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा का माइनस कोस थीटा 0 से पाई। एफ वाई आ जाएगा आपका के क्यू नोट लैम्बडा बाय आर, कोस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? देखो बच्चों ध्यान से, माइनस बाहर ले लो अभी, कोस पाई माइनस कोस 0। बच्चों कोस पाई की वैल्यू क्या होती है? जल्दी बताओ। -1 होती है, ध्यान रखना। और कोस 0 की वैल्यू 1। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? एफ आई इज टू माइनस माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर के क्यू नोट लैम्बडा बाय आर इंटू -1 -2, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +2। समझ में आ गया? आया बच्चों? तो मैं बात करूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि जो कोई भी एक सेमी सर्कुलर रिंग होती है, उसकी वजह से जो सेंटर पे चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है, तो जो वाई के लोग फोर्स लगता है ना, यही तो था हमारा वाई। अरे एफ वाई क्या था हमारा? देखो ध्यान से, एफ वाई यही तो था, ये एफ एक्स था। तो जो हमारा एफ वाई था वो आएगा 2k क्यू नोट लैम्बडा बाय आर। ये फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पूरी रिंग की वजह से, जिसके ऊपर चार्ज क्यू दे दिया और जिसकी रेडियस है आर। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? हुई ना? हाँ। अब दूसरी बात समझना, और अच्छे से समझना है सभी ने। आ जाओ आ जाओ, सही बात, आ जाओ, चल करे। ओके, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि सर ये साइड वाले एलिमेंट कैसे कैंसिल आउट हो गए। तो मैं बताता हूं। कोई भी यहां से बेटा एक थीटा एंगल पे कोई स्मॉल एलिमेंट ले लो, ये वाला ले लेते हैं, और यहां से भी कोई थीटा एंगल पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, ये वाला ले लेते हैं। इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा। ये भी थीटा बनाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा बनाएगा। तो इसका कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, इसका भी कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ध्यान से देखो, कोई भी डायमेट्रिकली अपोजिट या सिमेट्रिकली अपोजिट है एलिमेंटली है, उनकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इसलिए। और ये वर्टिकल होते हैं, ये एड अप हो जाते हैं। समझ में आया? तो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो डाउनवर्ड ही आता है, साइड बाय नहीं आता, और साइड का कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 इसी वजह से होता है।
आया समझ में सभी को? आया क्या? क्यों जीरो होता है बच्चों? आया? बेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल शायद आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी तो बता दिया जाएगा आप लोगों को। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय सभी को, बाय एवरीवन। इसको पढ़ना है आज, आज थोड़ा स्ट्रिक्टली पढ़ना है, यहां से ही फील ले पाओगे आप लोग। यहीं पर अटक गए तो फिर मन नहीं करेगा। पूरी रिंग नहीं है बेटा, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। पूरी रिंग होगी तो पूरी रिंग का भी कैलकुलेट करवा के बता दूंगा, टेंशन मत ले। अभी सेमी सर्कुलर रिंग है ये। दिस इज द फोर्स ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। रुको, कहीं तो यही इसी चीज पे अटक गए हैं। कहाँ गया पेन? पेन 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 किधर गया भाई? अभी अभी ये रहा। दिस इज द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। तो लिख सकते हो यहाँ पे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फोर्स ड्यू टू, या फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू point charge placed at center, placed at center of uniform charge semicircular ring। समझ में आया? यूनिफॉर्म चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। कर लोगे या नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ, शाबाश। कर लोगे? ठीक है, ओके बच्चों, ये आज का जो लास्ट का पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको 2-3 बार कम से कम करना 2-3 बार, तब ये थोड़ा क्लियर होगा। और ये क्लियर हो गया तो आपका पूरा फिजिक्स क्लियर हो जाएगा आगे का, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट। क्योंकि ये क्या होता है कि बच्चे पहली बार सोचते हैं कि क्या चल रहा है ना? ओके ओके बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन। डाल रहा हूं बेटा, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। बाय बाय बच्चों।